एक्सेल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 23 अप्रैल को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव होने जा रहे हैं और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं अरुण गुप्ता जी से, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है और इससे पहले वो जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उनके कार्यकाल में क्या क्या अचीवमेंट रही, क्या क्या हर्डल्स है और क्या फ्यूचर प्लान है। अरुण जी, सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानी जाती है कि किसी भी बॉडी के टाइमली इलेक्शन हो जाए, और कई बार हमने देखा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात कर लें या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, कई बार कोर्ट का रास्ता भी अपनाना पड़ता है। तो टाइमली इलेक्शन हो रही है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? रितेश जी, ऐसा है कि मैं अगर अपनी उपलब्धियों की बात करूं, जैसे कि आपने कहा कि एक टाइमली इलेक्शन करवाना, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तभी लोगों की नज़रों में, गवर्नमेंट की नज़रों में उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो रहती है जब टाइमली इलेक्शन होती है। सबको पता होता है कि जो भी लोग आएंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे और उसको पूरी सपोर्ट जो है वो पब्लिक की होगी, मेंबर्स की होगी। और इस बार हमने कोशिश की और बिल्कुल टाइमली इलेक्शन करवाने की जो बात हमने शुरू से की, क्योंकि जो लास्ट में इलेक्शन हुई थी वो एक हमारा एक ऐसा दौर था जिसमें मैं समझता हूँ कि एक अनफॉर्चुनेट पार्ट था चैम्बर के लिए, कि चैम्बर में आज तक की हिस्ट्री में कभी ऐसा समय नहीं आया कि कोर्ट के थ्रू इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाई गई हो। मैं समझता हूँ कि इससे अनफॉर्चुनेट और कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए एक बात जो है बार बार जो कही जा रही है कि कोर्ट में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। जब भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के आता है तो उसे एक प्रेसिडियम जो है वो बनानी पड़ती है। प्रेसिडियम कमेटी जो है उसमें 2 पास्ट प्रेसिडेंट होते हैं, 2 पास्ट जनरल सेक्रेटरीज होते हैं और 3 मेंबर्स और होते हैं। तो आज मुझे लगता है कि ये जो कोर्ट में जाने की एक हमें ज़रूरत पड़ी, जो जिसको भी ज़रूरत पड़ी, उसका कारण जो है वो सीधा था कि वो जो पीरियड था, जैसे कि अभी बातचीत हो रही है कि 2017 में मेरे आने के बाद बहुत कुछ हुआ, 2017 से लेकर के 21 तक कुछ नहीं हुआ जी। और मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि 2017 में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी एग्जीक्यूटिव नहीं बनी हो। कभी नहीं ऐसा हुआ, आज तक की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि चैम्बर में जब भी इलेक्टेड टीम आती थी, प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है जी, लेकिन वो बाकी मेंबर जो हैं उनको कंसल्ट करके एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक कमेटी, वर्किंग कमेटी, और उसके बाद जो भी डिसीजन होते हैं वो वर्किंग कमेटी के थ्रू होते हैं जी। एक प्रेसिडियम जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर प्रेसिडियम बना हो तो कोई भी मेंबर जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता। बिल्कुल। और लास्ट टाइम की इलेक्शन की बात करें तो कई मेंबर्स का ये भी आरोप था कि उनके जो है वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कई लोगों को अपना वोट का राइट नहीं दिया गया। तो इस बार जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल। देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि 2017 का पीरियड जो था वो एक ऐसा पीरियड था जिस समय उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने जैसे ये मान लिया था कि मैं एक परमानेंट प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर बैठ गया हूँ। जिस तरह से उनकी एक्टिविटीज़ थी, जो वो करना चाह रहे थे, जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जो वो बता रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे परमानेंट सिटिंग जो है किसी न किसी तरीके के साथ वो ऐसा मान करके चल रहे थे। लेकिन फॉर्चुनेटली कोर्ट का डिसीज़न के बाद सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई। कोर्ट ने ऐसा कोई डिसीज़न नहीं दिया जिसमें उन्होंने किसी भी मेंबर को डिबार किया हो, किसी भी मेंबर की जो वोटिंग राइट है उसको सीज़ किया हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बड़ा क्लियर है कि अगर कोई भी नए फार्म जो आते हैं, मेंबरशिप जो है हम लोग लेते हैं, लोगों से फार्म लेते हैं, जब तक वर्किंग कमेटी जो है उसको थ्रू नहीं करेगी, उसको ओके नहीं करेगी, उनके नाम जो है वो वोटिंग लिस्ट में एनरोल नहीं हो सकता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने भी वहाँ उस समय फॉर्म जमा करवाए, आज वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं जो बिल्कुल क्लियर है और सच्चाई यही है कि ये जो कमेटी नहीं बनी, चाहे वो प्रेसिडियम है चाहे वो वर्किंग कमेटी है, उसी की वजह से कोर्ट को भी डिसीज़न देना पड़ा और दूसरा जो 461 मेंबर थे उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिला जी। मुझे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने जो है इसको लेट किया है। हमने बिल्कुल लेट नहीं किया। हमने प्रोसीजर जो हमारा है
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अलो होता है, हमने उसके मुताबिक किया। मेंबर्स को उनको राइट दिया है, हमने 461 मेंबर को हमने राइट दिया है, 155 मेंबर नए और ऐड किए हैं। जी। तो हमने सभी को राइट दिया है और दे कैन कास्ट देयर वोट ऑन 23rd ऑफ और अपना नया प्रधान वो चुनेंगे। अरुण जी, जिस तरह से आपने अपना कार्यभार संभाला था, वो जो वक्त था वो कोविड महामारी का दौर था। उस वक्त जो है काफ़ी लोग जो है समस्याओं से जूझ रहे थे और काफ़ी चुनौतियां जो हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या आर्थिक सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लोग सफ़र हो रहे थे, चाहे बिजनेस क्लास हो या कोई भी क्लास हो। उस वक्त जो है आपने टेक ओवर किया एज ए प्रेसिडेंट, तो कितनी चुनौतियाँ थी उस वक्त, कितना आप अपने आप को मानते हैं कि आप सफल हुए हैं? मैं आपको रितेश जी बताऊं, वो एक ऐसा पीरियड था जो एक हमारे लिए भी एक चैलेंज था। मतलब हमारी टीम के लिए एक चैलेंज था कि हमारे बिजनेसमैन जो फर्स्ट फेज़ में जिनको काफ़ी लॉसेस हुए थे, जिनको स्टॉक लॉस हुए, स्टॉक लॉस मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उस समय जो असेंशियल आइटम्स थी उसी वही दुकानें खुलती थी। जो नॉन असेंशियल आइटम्स हैं उनकी दुकानों को परमिट नहीं किया गया 3-3 महीने। जबकि मैं उस समय ऑफिस बेरर नहीं था, तब भी मैंने उस समय जो डीसी मैडम थी सुषमा चौहान, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा देखिए ये जो स्टॉक लॉस हो रहा है उसके बारे में ज़रूर आप बात करिए। आप कहती हैं कि मैं वही करूंगी जो मुझे ऊपर से ऑर्डर आएगा, तो आप उनको कन्विंस करिए कि इनके लॉसेस जो हैं हमें इनको भी मिनिमाइज़ करना चाहिए। और इस बार का जो पीरियड हमारा रहा, हमने हर एक को कन्विंस किया। देखिए ये कोई छोटी बात नहीं, कहने को तो एक मतलब कोई ये भी कह देगा कि ये कोई कोविड में इन्होंने जो कुछ किया किसी पे एहसान हमने नहीं किया। हमने किसी पे एहसान नहीं किया क्योंकि हम लोग जो हैं हमें लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है और उनकी जो मुश्किल हैं, जो भी मुश्किलात हैं जी। वो हमारी बन गई। और हमने कोशिश की इस कोविड के पीरियड में हर वो काम करने की, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल का काम था, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लेवल का काम था। हमने वैक्सीनेशन भी लगवाई, हमने लोगों के घरों में खाना भी पहुंचाया। जी। हमने कोशिश की कि जो दुकानें नहीं खुलती थी 3-3 महीने, उनको विद इन 1 वीक हमने उनको खुलवाया। और ये भी हुआ, अभी के कुछ लोगों ने उस समय नाराज़गी शो की कि देखिए जी आपने होलसेल दुकानें खुलवा दी, रिटेलर नहीं खुली। और वेरी नेक्स्ट डे और हमने रिक्वेस्ट की अपने उस समय जो हमारे डीसी थे, डीव साहब थे, और मैं ये कहूँगा कि उनकी तरफ से भी पूरी कोऑपरेशन हमें मिली। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर हम उनको कन्विंस नहीं करते तो शायद लोगों के लॉसेस जो हैं वो ज़्यादा होते। लेकिन हमने कन्विंस किया, हमने कोशिश की उस समय की दुकानें खुलवाने की। और जो एक 3 महीने का एक ऐसा पीरियड जो पूरे हिंदुस्तान में लोग जो हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के लोग तो कम से कम जिनको बहुत लॉसेस हुए, हैवी लॉसेस हुए, लेकिन जम्मू में हमने कोशिश की कि उनके लॉसेस जो हैं उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक ज़रूर बात कहना चाहूँगा, जो कोविड का वो जो पीरियड था, देखिए पूरे हिंदुस्तान में एक अलग कानून चलता था और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग तरह के यहाँ पर नोटिस जो हैं वो सर्व होते थे। एसआरओज़ जो हैं जिस तरह से आते थे, सेक्रेटरीट से एक ऑर्डर आते थे, तो हम लोग जो हैं कन्विंस करते थे उस समय भी भाई जो आपने ऑर्डर निकाला है वो हमारे लोगों को सूट नहीं करता है। बिल्कुल। हमारे लोग जो हैं उनको इससे और भी ज़्यादा परेशानी होगी। जी। अगर फ्राइडे, सैटरडे, संडे बंद की बात होती थी तो हम उनको कन्विंस करते थे कि सिर्फ संडे बंद होगा, ना फ्राइडे बंद होगा, ना सैटरडे बंद होगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि जम्मू में हमने कोशिश की, जम्मू के डिवीज़न में मैं ये कहूँगा, अगर कटरा में अगर ढाबे मतलब नहीं खुलने दिए जा रहे थे, मैंने कन्विंस किया उस समय मैडम डीसी मैडम को, और वहाँ पर भी ढाबे खुले। जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम आई, जहाँ जहाँ किसी तरह की भी प्रॉब्लम आई, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के हमने उनको कन्विंस किया और मुझे लगता है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। लोगों को किस तरह से सहूलियत मिल सके उसकी चिंता जो है वो हमने पूरी की। चैम्बर का जो रोल है एक ब्रिज की तरह है, गवर्नमेंट और जो आम जनता के मसाइल है वहाँ तक हल करवाने का, क्योंकि आम जनता जो है अपने मसाइल जो है वो हल नहीं करवा पाती। उसके लिए जो है उन्हें ऑर्गेनाइजेशंस का सहयोग चाहिए होता है, चाहे वो बार हो चाहे वो चैम्बर हो। चैम्बर ने जो है अपनी भूमिका जो है सही ढंग से निभाई है। कई तरह के मुद्दे जो हैं अभी भी हैं, तो इन फ्यूचर इन मुद्दों को आप किस तरह से एड्रेस करेंगे? देखिए एक चीज़ जो है मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से,
एक वीडियो जो है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने निकाली है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो रिलेशन हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। और आप यकीन करिए, जब हमने चार्ज लिया तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें इग्नोरेंस क्यों मिली? क्योंकि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनकी एटीट्यूड की वजह से हमारी प्रॉब्लम जो है वो इतनी बढ़ चुकी थी कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी बात सुनने के लिए उस समय कोई तैयार नहीं था जी। लेकिन हमने कोशिश करके, हर तरह की कोशिश जो है, देखिए हमारा जो काम है यहाँ पर, ना तो हम यहाँ पर बॉस हैं, हम लोग यहाँ पर जो पब्लिक और जो हमारे मेंबर्स हैं उसके कस्टोडियन हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं उसके कस्टोडियन हैं। जी। और मैंने पूरी कोशिश करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमारे रिलेशन इतने अच्छे हुए, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि कोविड में और कोविड के बाद भी हमारी जो रिलेशन हैं आज भी हैं। जी। कुछ लोगों को ऐसे ही वो जैसे मिस इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है, गुमराह किया जा रहा है कि देखिए जी ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ इशू आते हैं हमारी ज़िंदगी में, जब हम इशू को लेकर के हमें लोगों के साथ खड़ा रहना पड़ता है। हम लोग गवर्नमेंट के साथ चलते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा एंटी पीपल कोई ऐसा ऑर्डर निकाल देती है तो हमें उसके साथ भी हमें लोगों के साथ खड़ा रहना पड़ता है। और वही मैंने किया है। अपनी लाइफ का मैंने एक मोटिव रखा है कि भाई मैं हमेशा का जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है मैं उसके साथ चलूँगा, लेकिन मैं जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात आएगी तो मैं पब्लिक के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मैं कल की एक वीडियो देख रहा हूँ, उसमें जिस तरह की भाषा का दुरुपयोग किया गया, मैं ये कहूँगा बाबा जी का ठुल्लू, मतलब इस तरह की भाषा एक प्रेसिडेंट जो कंटेस्ट कर रहे हैं, कम से कम पब्लिक उनसे ये उम्मीद नहीं करती कि इस तरह की भाषा जो है, मैंने कभी भी आज तक किसी को, हाँ ये बात ज़रूर है कि क्रिटिसाइज़ जो है वो ज़रूर करना चाहिए, पॉलिसीज़ पे करना चाहिए, वर्किंग पे करना चाहिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, माँ बहन का इस्तेमाल जो है वीडियो में आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोगों को झूठी चीज़ें बताना कि किस तरह से मैं यहाँ पर क्लब, ये जो हमारा एग्जिस्टिंग ये ऑफिस है जिसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हमने कारपोरेट, अरे ये मैं अगर कुछ ओपन हो जाऊँगा तो मुझे लगता है कि मैं भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग जो हैं, हमारी जो तभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंस है कि अगर हम लोग पिछली बातों को भूल करके आगे की बातों को याद करें। यहाँ के अकाउंट्स के बारे में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, लोग अगर चाहें उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि ये जो बात कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और मैंने अपनी तरफ से वहाँ भी रिक्वेस्ट की कि किसी तरह की पनिशमेंट जो है वो हमें नहीं चाहिए। पनिशमेंट जो है वो की गई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि हम लोग जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। जिस तरह से एक चीज़ बताई जा रही है कि देखिए जी मैं सेकंड डे मैं इनके घर चला गया, मुबारक दी, मैं मुबारक तो देना अच्छी बात होती है, लेकिन ये अपने कार्यकाल में बताएं कि मुझे जब मैं सेक्रेटरी जनरल था हर चीज़ का क्रेडिट ये लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब मेरी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, मैं समझता हूँ कि ये सारी कंट्रीब्यूशन जो भी होती हैं, जो भी वर्क होते हैं, ये सारी टीम इसमें इन्वॉल्व होती है। और टीम की इसमें ये कहूँ कि भाई मैं टीम तो बिल्कुल, उन्होंने तो कोई काम नहीं किया है, जो कुछ किया है मैंने किया है। जब ये एम्स की बात कर रहे हैं, मैं सेक्रेटरी जनरल था उस समय, और मुझे उस समय का भी पता है। मैं अभी आपके माध्यम से कुछ ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि क्या हुआ अगर मोदी साहब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, ये जो एम्स आया ये उनकी रजामंदी से आया है। ऐसे हमें यहाँ पर एम्स जो है उस समय किस तरह के ऑर्डर जो है मुफ्ती गवर्नमेंट निकालती थी हमें पता है, और मुफ्ती के साथ इन्हीं के रिलेशन थे। और मुफ्ती जो है, मैडम मुफ्ती जो है वो ऑर्डर निकालने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो सके। ये हमें बात कर मेरे को बता रहे हैं कि भाई आप लोग जो हैं किस तरह से लोगों के साथ रिलेशन डेवलप नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा जो मिशन जो है, मैं किसी को क्रिटिसिज्म में विश्वास नहीं रखता, लेकिन भाषा का इस्तेमाल जो है जिस तरह से बताया जा रहा है, मैंने इतने पैसे, आज भी हमारे पास 3 करोड़ 51 लाख रुपया आज भी
हमारे पास सेफ है। जी क्लब के पैसे हमने दे दिए, 79 लाख रुपया आज भी हमारे पास पड़ा हुआ है, कुछ लोगों ने वापस नहीं लिए। जी जो 2 करोड़ 85 लाख था, और मैं ये बात समझ ही नहीं पाया कि एक क्लब की जो बात हुई, जो पैसा जो है वो कलेक्शन में आया 2 करोड़ 85 लाख रुपया, 45 लाख रुपया जो है वो जीएसटी जमा करवा दिया गया। बिल्डिंग कोई नहीं है, फॉर्म प्रॉपर फिल नहीं हुए हैं, सर्विस कोई नहीं दी गई है, ट्रेडिंग कोई नहीं की गई है। जीएसटी हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ना तो कोई गुड्स ली गई है, ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई सर्विस दी गई है। और जो जिस लैंड की ये बात कर रहे हैं, ये लैंड जो है ये हमारे जो टोटल मेंबर्स हैं, अगर उस समय अगर 2400 मेंबर थे, यानी कि प्रिंसिपल और अल्टरनेट मिलकर के वो 4800 मेंबर होते हैं। जी और जो जिन लोगों ने इस मेंबरशिप क्लब की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, उसमें 504 मेंबरों ने अप्लाई किया, और उसमें भी प्रिंसिपल भी थे और अल्टरनेट भी थे। जी यानी कि 4800 जो है मेंबर्स की ये जो जगह है, ये बिल्डिंग जो है ये 4800 मेंबर्स की है। बिल्कुल। तो हम 504 मेंबर को हम लोग जो हैं वो उनको हैंडओवर कर दें कि भाई आप इसको संभालो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जी जी तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लब की लैंड जो है जी हमें यहाँ से बाहर मिले। जो लोगों की एक उम्मीद है कि हमें क्लब जो है बनना चाहिए, हम भी उसके फेवर में हैं। अरुण जी साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है और पहली बार जो है ऑडिटोरियम भी बनाया जा रहा है ताकि खर्चों में जो है वो कटौती की जा सके। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या मोटिव था कि ऑडिटोरियम बनाने का? मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। कुछ बातें जो हैं बताई जा रही हैं कि भाई मैंने वर्किंग कमेटी से परमिशन ली और मुझे परमिट नहीं किया गया बिल्डिंग बनाने के लिए। ऐसा कोई प्रोविज़न जो है वो है ही नहीं। एक प्रेसिडेंट जो वर्किंग कमेटी बनाता है और वर्किंग कमेटी में जब अपनी बात रखता है कि मुझे ये काम जो है ये लोगों की बेहतरी के लिए, मेंबर्स की बेहतरी के लिए करना है, तो सभी जो हैं एक मत से बोलते हैं यस ओके। जी मेरे टेन्योर में क्या हुआ है, ये जो पोर्शन है इसमें मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये बिल्कुल भी जो मैंने वर्किंग कमेटी बनाई उसमें ये सोच के नहीं बनाई कि राकेश जी के साथ चलता है, ये किसी और के साथ चलता है। मैंने हर एक को जो डिज़र्व करते थे मैंने सभी को मेंबर बनाया वर्किंग कमेटी में। और जब हमने वर्किंग कमेटी की तो मैंने उनसे परमिशन ली कि ये देखिए 22 साल पहले इसका स्ट्रक्चर बना था। बहुत सारी चीज़ें जो है करने की कोशिश की गई। एक आरटीआई पीडब्ल्यूडी में लगी थी और पीडब्ल्यूडी से एक सर्टिफिकेट आया था कि इसकी फाउंडेशन जो है वो वीक है। और जब आरटीआई लगी तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई एप्लीकेशन आई है ना हमने कोई रिप्लाई दिया है। जी ये बहुत बड़ी बात थी। इस तरह से झूठ के राजनीति जो है चैम्बर में तो नहीं हो सकती एटलीस्ट। और हमने कोशिश की, जब मैंने परमिशन मांगी और परमिशन के बाद हमने जो स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं उनको बुला करके बाकायदा इसको पूरा इसका जो सिस्टम है एक भाई ये बिल्डिंग जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है वो पूरा उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि आप 7 मंजिल तक ऊपर जा सकते हैं। और आप बताइए कि एक स्ट्रक्चर जो 22 साल पहले चाहे बना हो लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग है कि 7 मंजिल तक जा सकते हैं, तो फिर उस पर हमें क्या दिक्कत थी कि हमने अपना। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि ऑडिटोरियम 200 सीट का है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा ऑडिटोरियम जो है वो 262 सीटें जो हैं, जो स्टेज की साइड को छोड़ करके 262 सीटों का ऑडिटोरियम है और स्टेज पे जो बैठेंगे वो अलग से है। उसके साथ साथ मैंने एक और प्रोविज़न किया हुआ है जो इस समय का एग्जिस्टिंग हॉल है। अगर इन केस कोई 262 के बाद कोई लोग और होते हैं, जिस तरह से बाकी जगह भी अगर आप देखें, हम दिल्ली में फंक्शन अटेंड करने गए, माननीय प्रधानमंत्री जी का फंक्शन था, उन्होंने वीआईपीज़ जो हैं उनको बिठाया था एक रूम में जहां पर प्रधानमंत्री खुद थे, और एक हॉल एक ऐसा था जिसमें उन्होंने सारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और वहाँ पर जो बाकी के मेंबर्स थे वहाँ पर बिठाया था। हमने यहाँ पर भी प्रोविज़न रखा है, यहाँ पर भी 100 लोग जो हैं बैठ सकेंगे। हमने जो ऑडिटोरियम है सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए नहीं रखा है जी। हमने इस ऑडिटोरियम की जो रूपरेखा है आप देख कर के हैरान होंगे। हम चाहेंगे
कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे मेंबर्स के जो बच्चे हैं जो एजुकेशन अपना कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोई इस तरह की कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर प्रोविज़न है, वो यहाँ पर प्रोग्राम कर सकेंगे। कोई मतलब ये एक अचीवमेंट हम इसे कह सकते हैं कि ये एक अचीवमेंट है आपके टेनर में। समय का अभाव है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो व्यापारी वर्ग हैं, छोटे शॉपकीपर्स हैं, उनके कई मसले हैं। जैसे अगर हम लीज डीड की बात करें, वो काफ़ी समय से जद्दोजहद कर रहे हैं और अभी तक जो है वो जद्दोजहद ही कर रहे हैं। क्या आश्वासन देना चाहते हैं उन्हें आप? देखिए, बहुत जल्द उनको भी अच्छी न्यूज़ मिलेगी। बातचीत जो है, मैंने आते ही जो बातचीत शुरू की थी और उस पे मैं आज भी कायम हूँ। और मुझे लगता है कई बार ऐसे हालात बनते हैं, देखिए जब पॉपुलर गवर्नमेंट होती है तो चीज़ें आसान होती हैं। आज की जो गवर्नमेंट है, देखिए एलजी साहब कुछ कहते हैं, उसके बाद कई तरह के नोटिस जो हैं निकले हैं। और एलजी साहब ने जब स्टेज पे कहा कि छोटे व्यापारियों को तंग नहीं किया जाएगा, उसके बाद भी डिपार्टमेंट लेवल पर कुछ नोटिस निकले जिसका हमने विरोध किया, और विरोध के बाद वो चीज़ें जो हैं वो रुक गई। वही चीज़ है कि एलजी साहब की तरफ से एश्योरेंस है कि जल्द ही एक हम लोग जो हैं एक नई पॉलिसी लेकर के आएंगे। हाँ, कुछ प्रीमियम जो है, जो लीज डीड जो एक्सटेंड करवाएंगे उनको देना पड़ेगा, उसमें किसी को दिक्कत भी नहीं है। लेकिन बहुत जल्द ये न्यूज़ जो है, एक तो लीज डीड की जो है वो भी बढ़ाने की बातचीत हो रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई, देखिए आज से 35 साल पहले एक कॉलोनी डेवलप हुई थी, हाउसिंग कॉलोनी शन्नी में, और उसके बाद 89 में हुई थी हमारी रूपनगर में। उसके बाद कोई कॉलोनी जो है हाउसिंग कॉलोनी वो नहीं बनी। अब जो है हमारे बार बार कहने के बाद अब 2 कॉलोनीज़ जो हैं आने वाले दिनों में जम्मू के लोगों को मिलने वाली हैं, और जिस तरह से एश्योरेंस दी गई है कि बहुत जल्द वहाँ पर काम जो है वो शुरू होने वाला है। 2 कॉलोनीज़ हाउसिंग कॉलोनी बनेंगी। हमने बार बार रिक्वेस्ट की है कि 97 में एक कमर्शियल जो बहू प्लाज़ा जो है एक हब जो है बना था, उसके बाद कोई नहीं बना जिसमें हमारे लोग जो हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकें। उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि भाई और एक स्थान जो है उन्होंने देख लिया है, अखनूर रोड की साइड जा रहा है, वहाँ पर शायद वहाँ पर डेवलप करने की बात हो रही है। तो आने वाले दिनों में लोग देखेंगे। बातचीत कहना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल में मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग सक्षम हैं हर चीज़ को लेकर के। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करके हम लोग हर चीज़ को हल करने की कोशिश करते हैं, और आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा, जिस तरह की कोशिश आगे की है, बहुत सारे लोगों को जिस तरह से बार एंड रेस्टोरेंट के जो चेक लिस्ट है उसको हमें रोकने की, मतलब हमें रोकना पड़ा गवर्नमेंट को, तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। इस तरह की इतनी एक्टिविटीज़ हैं, समय के अभाव के कारण मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी अचीवमेंट्स हैं इस बार की हमारी चैम्बर की। और सबसे बड़ी बात ये है कि चैम्बर हाउस में हर एक को आने की परमिशन है, जो पिछले टेन्योर में नहीं रही। आज हर कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर आ सकता है, अपनी बातचीत कर सकता है, और उस बात को हम किस तरह से हल करने की कोशिश करते हैं ये लोग भली भांति जानते हैं। लोग जो भी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन मुझे मालूम है कि लोगों की सपोर्ट जो है वो पूरी तरीके के साथ मेरे साथ है। मेंबर्स जो हैं पूरे तरीके के साथ मेरे साथ खड़े हैं, ईमानदारी से काम किया है और आगे भी उसी तरह करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। ये थे अरुण गुप्ता जी, जिन्होंने हमें समय दिया और अपने अनुभव से बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है कितनी बुलंदियों को जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को छुआ है, और आने वाले समय में अगर इनको मौका मिलता है तो निस्संदेह ये हर वर्ग को जो है एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।